हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे पेपर कौन सा, IGCSE कैम्ब्रिज पेपर 2 मल्टीपल चॉइस एक्सटेंडेड 0625 पेपर 2 1 अक्टूबर नवंबर 2024 45 मिनट्स इज द टाइम। नाम कैंडिडेट नंबर कैंडिडेट नंबर एंड अपना कैलकुलेटर नंबर लिख लेना है। आगे आओ पेपर में वो क्या फरमा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। A student uses a meter rule to measure the length of a sheet of a paper. What is which measurement shown to the nearest millimeter? पहले मुझे बताओ एक मीटर रूल की जो मेजरमेंट होती है। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब इसमें जो होता है ये कितना होता है, जीरो, या ये होता है ना जीरो, ये होता है जीरो, ये होता है 0.1 0.2 0.3। क्या होता है ये, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, ये इस 0.1 cm तक ये मेजर करता है। 0.1 cm तक हमारा जो मीटर रूल है वो मेजर करता है। तो मीटर रूल से पूछा, यस मीटर रूल, ओके। तो 0.1 cm कितना बनता है, 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर्स। 0.1 तो ये बनता है 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर्स विच इज 1 मिलीमीटर्स। ओके, इसका मतलब हमने जीरो, अब ये कितना बनता है, अभी हमने मीटर्स की बात करनी है तो हम इसको इस तरह रख लेते हैं। कितने हैं, 3 डेसिमल पॉइंट्स, 3 डेसिमल पॉइंट्स। ओके, तो ये है ना, ये कितने डेसिमल पॉइंट्स कितने हैं, 3 डेसिमल पॉइंट्स, 1 2 3 1 2 3। यूनिट क्या है, मीटर्स, यहाँ भी मीटर्स है, आगे आ जाओ। इसलिए हमने कहा कि इसका है ये वाला, ये हो ही नहीं सकता मैयर, ये इसका 1 डेसिमल पॉइंट कहाँ गया, इसके 2 डेसिमल पॉइंट कहाँ गए, तो ये गलत है। रॉकेट ट्रेवल्स विद एन एवरेज स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। किलोमीटर में है तो हम 6 किलोमीटर को और 2 मिनट्स को सेकंड में है ना, तो 2 मिनट्स को सेकंड में कर देते हैं, सही है। 6 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 6 किलोमीटर, तो 2 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं। व्हाट इज द आंसर, लेट अस कैलकुलेट। जीरो 0.05 किलोमीटर। ये क्या कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, उसने क्या कहा है, उसने कहा है हमने क्या ढूंढना है, हमने ढूंढना है डिस्टेंस ट्रैवल, तो यहाँ x है। x कितना आ जाएगा, इसको वहां जाके मल्टीप्लाई कर देना, 720 720 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 किस में था, स्पीड किस में थी, किलोमीटर में, स्पीड वाज इन किलोमीटर, इसलिए हमने इसको लिया, तो हमारे पास आंसर आएगा 720 किलोमीटर। आ जाओ, द डायग्राम shows the vertical forces acting on a ball as it falls vertically through air. Okay, the ball does not reach terminal velocity. Okay, ये चीजें सारी आपको याद हो जानी चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एफ के मायने है रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन जब तक वो नीचे गिर रहा होता है तो हमारे पास क्या हो रहा होता है, ऐसे हो रहा होता है। इसमें उसकी जो वो चीज़ है वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का ग्राफ है। यहाँ क्या चीज़ होती है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है, वेट एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो रही होती है जब तक यहाँ जा रहा होता है, क्योंकि उसकी स्पीड जो है, मैं इसको लेबल भी कर लेता हूँ, इसकी स्पीड जो है यहाँ से बढ़ रही है, तो स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एयर रेजिस्टेंस के। स्पीड बढ़ेगी, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एंड रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन क्या है, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू, हमारा ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है ना, हाँ जी सही है। जब आर बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। पहले आर कितना था, जीरो, जब स्पीड जीरो थी, आर जीरो था, एयर रेजिस्टेंस है ये, एयर रेजिस्टेंस।
जब स्पीड जीरो थी आर जीरो था, जब स्पीड बढ़ी, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो स्पीड आपकी बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो ये चीज जब बढ़ेगी तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, कम, अंटिल रिजल्टेंट फोर्स विच इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट पे टर्मिनल वेलोसिटी, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ट्रैवल करना शुरू हो जाता है। तो क्या है, एक्सेलरेशन जो है डिक्रीज करेगी, एक्सेलरेशन भी रिजल्टेंट फोर्स भी डिक्रीज करेगी, तब तक जब तक ये दोनों जीरो नहीं हो जाते, हो जाते क्यों कि तब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या मतलब, ऑब्जेक्ट हैज रीच्ड टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, इजी सवाल आ गया। A coconut falls from a palm tree. At X, it is just started falling. Y is just the point before it hits the ground. What is acceleration? Air resistance can be ignored. जब ये चीज हो तो आप ये याद रख लेना। When object falling down, क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप ये फ्री फॉल हो जाती है। फ्री फॉल में जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो जी के बराबर होती है। क्यों, यार देखो, ये होता है और हमारे पास ये होता है, जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसमें हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है ना, उसको हम वेट के बराबर कर देते हैं। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, तो इसी से आए हमारे पास आएगी कि एफ जी इज टू एम ए जी। एफ जी क्या है हमारे पास, वेट के बराबर है, यस ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के बराबर होती है, तो एम ए जी इज इक्वल टू एम जी। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जिसको ए जी बोलते हैं, तो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, जी के बराबर। ओके, ये बात आप आगे जाके ए टू में भी करोगे। एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउन, तब ये हो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा हो और एयर रेजिस्टेंस निग्लेजिबल हो, तब आपने क्या करना है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड्स। ओके, तो अभी क्या है, एयर रेजिस्टेंस जो है, एक्सेलरेशन किसके है, सेम एट वाई, एक्सेलरेशन सेम रहेगी, हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम रहेगी। क्यों, और इसका जो ग्राफ है वो भी देख लो, ऐसे इस तरह ग्राफ होगा। अर्थ पे देख लेते हैं, तो ये एक्सेलरेशन का कर लो और ये इसका टाइम है, और ये हमारे पास है 9.8। और अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बना दें तो स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कांस्टेंट है। ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगी, जी के बराबर। इसका ग्रेडियंट क्या होगा, एक्सेलरेशन, जो कि बराबर है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई, आगे आ जाओ। A car is driven around a bent in the road at a constant speed. Okay. What is the direction of resultant force on the car? यहाँ जब भी कोई सर्कुलर की बात हो तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर।
सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स अपने आप से नहीं होती, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिजल्टेंट फोर्स, एफ सी इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स। ओके, अभी सर्कुलर के केस में है तो अभी ये रिजल्टेंट फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रिजल्टेंट फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, मैं इधर बना देता हूँ। देखो ये हमारे पास सेंटर है, अब हमने एक लाइन खींचते हैं यहाँ से, ये देखो भाई, अब हमारे पास ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है, टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। ओके, टेंजेंट की डायरेक्शन में, ये हमारे पास पॉइंट है। अब हमने इधर से इसको जोड़ लेना है, ब्लू से जोड़, रेड से जोड़ लेते हैं। ये एंगल कितना है, 90 का एंगल है। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और यही हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। ओके, और ये हमारे पास है मोशन की डायरेक्शन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड क्या कहते हैं, वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी। टेंजेंट वही हो गया ना, हाँ सही है, टेंजेंट की डायरेक्शन में वही हो गया, बता दिया आपको। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ये, हाँ जी परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर रिजल्टेंट फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू द मोशन, यस, एंड टुवर्ड्स द आउटसाइड नहीं है, ये बतानी है आपको कि इट विल ऑलवेज, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा विल ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, जहां मर्जी होगा, हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। उसकी स्पीड कांस्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। एट एवरी पॉइंट एट द सर्कल उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये देखो इधर 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 उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी टेंजेंट की डायरेक्शन में, इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ is tangent to the circle, and direction of force, centripetal force, resultant force will always be directed towards the center of the circle। तो इसलिए हमारे पास इसका आंसर आएगा सी। आगे चलो, ठीक है आगे चलो, आगे वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं डायग्राम shows a drawbridge that is attached to a wall by a hinge, okay, at one end and a cable at other, ठीक है। The weight of the drawbridge and the tension in the cable are represented by the labeled arrows, okay, ठीक है। There is a third force at the hinge, ठीक है, एरो से बता दी, which is not shown, हमने वो बतानी है। The drawbridge is in equilibrium। अब ये equilibrium का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल लूप बनेगा। मैं क्या, ये क्या लिख रहा हूं मैं आपको बता देता हूं यार। ये देखो अगर ये होता है ना, अभी इसने क्या दी हुई है, वेट की ये डायरेक्शन है, ये वेट की है, ओके। हम हेड टू टेल रूल अप्लाई कर रहे हैं, वेट की टेल से इसका हेड जुड़ेगा, ठीक है। ये है इस तरह के, ओके। तो अब जो हमारे पास ये मैं कह रहा हूँ लूप वगैरह, जो लूप की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये टेंशन होगी, ये होगी टेंशन, और ये हमारे पास है वो फोर्स जो हमने फाइंड करनी है, इसको मैं एफ कह देता हूँ, ठीक है। अब ये जो कह रहा हूँ मैं कि लूप, क्लोज लूप, ठीक है। जब क्लोज लूप होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, जीरो। जब ये ट्रायंगल एक क्लोज लूप होगा, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज है, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह अभी है एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है तब भी हमारे पास, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है तब भी हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास जीरो होगी, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, ओके। ये हमारे पास बात हो, हमने ये वाला देखना है, तो हमारे पास ये क्या आएगा, एफ आएगा हमारे पास ए, डी 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 हमारे पास ए ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ए हमारे पास इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। हमने लूप को देखना है, ट्रायंगल लूप को देखना होता है कि जब वो इक्विलिब्रियम में है, इसका क्या मीनिंग होता है कि वेक्टर जो हमारे पास जो वेक्टर डायग्राम है वो हमारे पास लूप में हो, आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हमारे पास इस तरह लूप में हो। ये अभी एंटी क्लॉकवाइज में, हमारे पास क्लॉकवाइज में भी हो सकता है, लेकिन तब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो। जब इक्विलिब्रियम में होंगे तभी हमारे पास जो होंगे रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, तभी अपने ट्रायंगल लूप बनाना है। अब आ जाओ, अब वो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं विच इक्वेशन गिव्स द मोमेंटम
इफ द मोमेंटम चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? इसको हम इम्पल्स भी बोलते हैं। ओके, ठीक है, आगे आओ। इम्पल्स किसके बराबर है? अभी ये चेंज इन मोमेंटम है तो उसको मैं कहता हूँ डेल्टा पी। ये होता है एम वी माइनस यू एम डेल्टा वी। ये बराबर है, और किसके बराबर होता है? ये होता है, ये कहाँ से निकली है? ये निकली है न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स की डेफिनेशन होती है ये। फोर्स की ये नहीं लिखनी कि पुश और पुल, फोर्स की ये लिखनी है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स ओवर एरिया गलत। फोर्स ओवर एरिया तो किसके? ये तो है प्रेशर की। ये हमारे पास प्रेशर की, ठीक है, ये गलत है। फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हमारे पास है वर्क डन की। वर्क डन की, ये भी गलत है। मोमेंटम चेंज इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड। अच्छा, तो ये तो हमारे पास पावर की डेफिनेशन, पावर का फॉर्मूला, डेफिनेशन नहीं, पावर का फॉर्मूला। तो ये होता है एफ इंटू एस ओवर टी। तो ये हमारे पास यहाँ से निकली। एफ इंटू एस क्या होता है? वर्क डन होता है। तो ये हमारे पास होता है पावर इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। वर्क डन ओवर टाइम, ये हमारे पास निकली है इधर से, क्योंकि एफ एस क्या होता है? वर्क डन, और फिर हमारे पास टाइम। पावर की डेफिनेशन, ये पावर का फॉर्मूला है, पावर की डेफिनेशन से ये फॉर्मूला निकला है। लेकिन ये सिर्फ तब लगाना है जब हमारे पास जो स्पीड है, जब हमारे पास जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो। आपने सिर्फ ये तब लगाना है। अभी वो क्या है? फोर्स इंटू टाइम। यस, मैंने बताया भी है, फोर्स इंटू टाइम। तो हमारे पास ये आया गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ ये सही है। दिस स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज करेक्ट। देखते हैं, इट ऑब्टेन न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल, ओके, इट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द सन। गलत, गलत। फिजन, फिजन से ऑब्टेन करती है वो, दुनिया में फिजन से ऑब्टेन करती है। इट हैज नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। गलत, टू मच एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। न्यूक्लियर पावर स्टेशन डू नॉट नीड टर्बाइन, दे नीड टर्बाइंस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या रिलीज करते हैं? थर्मल एनर्जी, ठीक है, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो है वो यूज होती है, थर्मल एनर्जी यूज होती है किसके लिए? टू प्रोड्यूस। थर्मल एनर्जी आगे वो यूज करते हैं ताकि वो प्रोड्यूस करे। थर्मल एनर्जी को बॉयलर्स में यूज करते हैं ताकि वो आगे इस्तेमाल हो किसके लिए? अब बताता हूँ। टू प्रोड्यूस स्टीम, स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए वो उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे फिर क्या होता है? जो ये स्टीम है ये यूज होती है टू मूव द टर्बाइंस, ठीक है। उन टर्बाइंस को मूव करने के लिए हम स्टीम से उन टर्बाइंस को मूव करते हैं, और ये फिर टर्बाइंस क्या करते हैं? जनरेटर्स से फिर बिजली पैदा हो जाती है। इन टर्बाइंस की मदद से हमारे पास आगे फिर जनरेटर से बिजली पैदा हो जाती है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और इसमें इतनी एनर्जी जो है वो वेस्ट भी होती है, कितने हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन थर्मल एनर्जी से हमारे पास ये रिलीज होती है ताकि स्टीम बने, स्टीम से हमारे पास टर्बाइन मूव, और टर्बाइन मूव करने से हमारे पास जनरेटर जो है वो बिजली पैदा करें। जैसे हमारे पास हाइड्रो, वो जो डैम वाले में होता है, डैम वाले में वो होता है पानी से वो मूव करता है, फिर वो मूव करता है ताकि हमारे पास जो है बिजली पैदा हो। अभी हमारे पास, लेकिन वो हमारे पास सूरज से लेता है। अभी हमारे पास वो क्या सूरज से लेते हैं, सन एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अभी वो क्या कह रहा है? एनर्जी रिलीज बाय न्यूक्लियर फिजन। यस, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियाई जो है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई वो डिके होते हैं। एक बार न्यूक्लियाई जो है वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हिट होता है ताकि वो लाइटर न्यूक्लियाई में अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज में डिवाइड हो जाए। अभी वो आप क्या कह रहा है? वो आगे वो कह रहा है डायग्राम शोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम प्रोड्यूस विद स्पीड v फ्रॉम अ पॉइंट p टू अ पॉइंट q ऑन अ टॉप लिप h। द ऑब्जेक्ट दिस वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, ओके, एज इट ट्रैवल्स फ्रॉम p टू q, ओके। मुझे बता दो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हम बता देते हैं। अब पहले बताएंगे कि यार मैं आपको अपनी इक्वेशन बता देता हूँ। इनपुट प्लस गेन इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉस। गेन का क्या मतलब है? कोई भी गेन आपका वर्क डन बाय इंजन हो जाता है, ठीक है। कोई इंजन वर्क डन कर रहा हो, कोई वर्क डन आप एडिशनल सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो आप खुद दे रहे हो वर्क डन वो आप करोगे, एक्स्ट्रा जो एडिशनल वर्क डन आप करते हो।
असाइड फ्रॉम काइनेटिक एंड जीपी, असाइड फ्रॉम जीपी एंड काइनेटिक एनर्जी, तो एडिशनल आप वर्क डन करते हो, कोई एडिशनल आपने वर्क डन खुद किया या आपने इंजन से कराया वर्क डन बाय इंजन, ठीक है, वो हम आपको कह देंगे। आउटपुट में क्या आएगा, वही फाइनल के ई और फाइनल जीपीई। लॉस में क्या आएगा, लॉस ड्यू टू वर्क डन लॉस, जो वर्क डन लॉस होता है ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, ओके, या रेजिस्टिव फोर्सेस जो भी हो। अभी इनपुट क्या है, इनपुट हमारे पास उसने जीपीई, यहाँ कोई जीपीई है मुझे बताओ, इधर जीपीई क्या है, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि हाइट ही नहीं है कोई। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, यहाँ हाइट क्या है, जीरो, ओके, इसलिए हमारे पास कोई जीपी नहीं है। यहाँ हमारे पास सिर्फ के ई किसके बराबर है, यहाँ के ई एट पी किसके बराबर है, एम वी स्क्वेयर ओवर टू के बराबर, ठीक है, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वेयर ओवर टू इज इक्वल टू फाइनल के ई, ये हमने ढूंढनी है। ने कहा है रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, यस, नहीं इसने नहीं कहा, तो हमें वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस भी निकालना है, वो हमारे पास लॉसेस में आ जाएगा। तो अब इधर कोई जीपी मौजूद है, यस इधर जीपी आप कहोगे मौजूद है क्योंकि हाइट है, तो जीपी एट क्यू क्या हो जाएगा, एम जी एच प्लस लॉस कितने है, लॉस है वर्क डन डब्ल्यू, सिर्फ डब्ल्यू लगा दो, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर्ड। आ गया, अब उसने हाँ जी के वो भी तो लगानी है, के एट क्यू, तो अब आप ये इसको सब्जेक्ट बनाओगे, तो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर ओवर टू माइनस एम जी एच माइनस डब्ल्यू, ये हमारे पास आएगा डी आंसर। आगे चलो, क्या हो गया इसको, डायग्राम शोज सैंड की डायग्राम फॉर एन इलेक्ट्रिक ड्रिल। अच्छा, ये एनर्जी इनपुट है, ये यूजफुल एनर्जी आउटपुट है, ये वेस्ट हुई है, ठीक है, व्हाट इज द टोटल वेस्टेड एनर्जी, ठीक है। अब उसने ये बताया, उसने बताया डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इन इज 40 जूल्स। अच्छा, क्या मतलब कि ये दो लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 40 है, ओके, तो ये अभी 1 है, ये कितनी है, 1 2 3 4, 4 है ना, यस, 1 2 3 4, यस, ये होगी बस। आगे आओ, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 4, एक के दरमियान कितना है, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास 5, तो हम करेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 40 के साथ, क्यों 5 कैसे आई, 5 आया 4 प्लस 1 से, इसके 4 है, इसके 1 है, ये वाला देखना होता है ऊपर से, स्टार्टिंग से देखना होता है, इधर से नहीं देखना होता, स्टार्टिंग से देखना होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 200 जूल्स। आ गया, an elephant of weight 4500 Newton with all 4 feet on the floor. The average pressure on the floor due to elephant एक सबक क्या लिखा है, एवरेज प्रेशर ऑन द फ्लोर ड्यू टू एलिफेंट फुट, 1 फुट की बात की है, इनको अटैक इट इज दिस मच, व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच फुट, जो हाथी के 4 पाँव हैं वो तो साइज तो सेम होगा ना, एक तो ऐसे तो नहीं होगा एक का ज़्यादा एक का कम है। तो अब मैं यार ये बता देता हूँ कि उसने मुझे बताया कि 45 है। यार देखो, अगर मैं एक हाथी को बना दूँ, हाथी को बना नहीं सकते, कैसे बनाएंगे हाथी को, देख लेते हैं यार, इसको हाथी मान लेते हैं, चलो तुम हाथी बन जाओ, ठीक है, ये एक हाथी है हमारे पास, ठीक है, इसका जो वेट है ना वो किधर है, उसके सेंटर पे है, हर चीज़ का वेट उसके सेंटर पे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे नहीं, वो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसको हम कहेंगे कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, सेंटर ऑफ वेट में वो कंसंट्रेटेड है, सेंटर ऑफ वेट पे वो एक्ट करता है, सारा वेट सेंटर ऑफ अपीयर्स टू एक्ट एट द सेंटर ऑफ एट दैट पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी ये हम इसको कर लेते हैं वेट, तो ये हमारे पास कितना है 4500 न्यूटन्स, ओके, 45,000 ना, इतना ज़्यादा है। अब ये मैं बता दूं कि इसकी ये एक पाँव है, इसका यहाँ एक पाँव है, इसका यहाँ एक पाँव है और इसका यहाँ एक पाँव है। तो अब जो ये चारों हैं ये इक्वली डिवाइड कर रहे हैं इस वेट को, ये चारों पाँव इक्वली डिवाइड कर रहे हैं इस वेट को, ये वेट चारों पाँव में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 फीट के लिए जो हमारे पास फोर्स आएगी वो कितनी होगी, वो होगी, इसको 4 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये कितना आएगा देख लेते हैं।
ये हमारे पास आएगा 11250 न्यूटन्स। ओके, अब उसने कहा प्रेशर, तो मुझे एक प्रेशर क्या होता है, फोर्स ओवर एरिया, फोर्स ओवर एरिया। अभी हमने क्या ढूंढना है, एरिया ढूंढना है। अब वो होता है फोर्स ओवर प्रेशर। व्हाट इज द फोर्स, 11250। व्हाट इज द प्रेशर, 34,000 इतना प्रेशर होता है 1 फीट में। एरिया कितना बना, 11250 ओवर 34,000, तो ये बनता है 0.33 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया बी। आगे आओ, इजी सवाल। सम एयर स्ट्रैप्ड इनसाइड अ मेटल कंटेनर। ओके, ये कंटेनर इज हीटेड स्ट्रांगली, उसको हम स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो थर्मल एनर्जी सप्लाई करोगे तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना यार। ठीक है, आप एक चीज़ को गर्म कर रहे हो तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा। टेम्परेचर बनने से क्या चीज़ होगी, A2 में जाके आप अच्छी तरह और पढ़ो कि टेम्परेचर बनने से टेम्परेचर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस या इन द सिस्टम, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी। ओके, ये बात आप A2 में आपके पास जब आप ये वाली इक्वेशन पढ़ोगे कि क्या था, टेम्परेचर और ये थे, हाँ जी ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 के टी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। टोटल मॉलिक्यूल्स की तो हम इसको एन से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देते थे। अभी हम जो है वो A2 में नहीं आए, अभी हम IGCSE के पेपर दे दें। द लिड इज ब्लोन ऑफ बाय द इंक्रीज प्रेशर ऑफ एयर। अच्छा, जाहिर सी बात है जब आप इसको गर्म करोगे तो ये पार्टिकल जो हैं, ये पार्टिकल जो है ये जल्दी जल्दी मूव करेंगे और ये जो है इसको इधर प्रेशर बनाएंगे और इसको कर देंगे, फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्पीड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो यहाँ जो है वो ज़्यादा पार्टिकल आ जाएंगे और यहाँ इसको उड़ा देंगे, फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वो कहता है इसकी वजह क्या है, ईच पार्टिकल एक्सपैंड, पार्टिकल कभी एक्सपैंड नहीं करते, पार्टिकल्स कभी भी एक्सपैंड नहीं करेंगे। द एयर पार्टिकल मूव क्विकली, यस, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल रिमेन कांस्टेंट, n इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इतना बड़ा गुनाह कर दिया मैंने, यहाँ आएगा कैपिटल N, बट छोटा n भी कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज छोटा n एंड व्हाट इज बड़ा n, यार मैंने लिख दिया तो बता देता हूँ मैं, अभी ये लिखने वाली बात ही नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। nRT, आइडियल गैस की पहली इक्वेशन यहाँ होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है और ये होता है हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.31। यहाँ से आपका निकलता है यहाँ P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये हम इसलिए करते थे क्योंकि ये NR आपने नहीं पढ़ा था। N क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जैसे आप करते हो, और R क्या होता है हमारे पास, मोलर गैस कांस्टेंट। फिर हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, ये आती है हमारे पास ये वाली, यहाँ हमारे पास जो T है ना वो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है, ये P1 ये PV वही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन के इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। यहाँ से आपका जो वो निकलता है वो वाला लो P1 V1 ओवर T1 से ही हमारे पास वो निकलती है चीज़, ये वाला आप याद कर लिया करो। ठीक है, एक ये निकलता है और इसी से आपका बॉयल्स लॉ निकलता है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स रिमेन कांस्टेंट, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहते हैं। ठीक है, P1 V2 P2 V2, ये हमारे पास आ जाएगा इसका बॉयल्स लॉ। लेकिन अभी जो ये चीज़ है ना, ये अभी आप ना पढ़ो, ये आपको A2 में जाके पढ़ोगे आइडियल गैस के चैप्टर में। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एयर डिक्रीज, वॉल्यूम कैसे डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एयर, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तभी तो वो करे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एयर डिक्रीजेस, वॉल्यूम भाई वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तभी तो वो ऊपर जाएगा और तभी तो वो लिड जो है वो खुलेगी। क्या हो गया इसको, ठीक है आगे। अ वेरी हॉट मग, एक बहुत ज़्यादा गर्म मग ऑफ कॉफी इज नियर अ लार्ज अनहीटेड स्विमिंग पूल होल्डिंग इतना ज़्यादा मास ऑफ वाटर। अच्छा, उसके बाद इतना ज़्यादा मास ऑफ वाटर है। ओके, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इफ अ मग ऑफ वाटर इज डिप्ड इन द पूल द कॉफी विल लूज मच मोर इंटरनल एनर्जी इन द वाटर। नो, क्यों, क्योंकि वो कह रहे हैं मग ऑफ कॉफी, अगर एक कॉफी है ठीक है, उसके बाद वेरी हॉट है, ठीक है गर्म है, जाहिर सी बात है गर्म होती है, ठंडी तो होती नहीं है, तो उसको कॉफी की इंटरनल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा लूज करेगी एज कम्पेयर टू वाटर की। यार जो कॉफी का मास है, कॉफी का मग जो है
ठीक है, वो छोटा होगा ना, इतना बड़ा तो नहीं होगा जितना पूल होगा, ठीक है। मतलब कॉफी का मास बहुत कम है पूल के मास से, ठीक है। कॉफी का वॉल्यूम बहुत कम है पूल के वॉल्यूम से। इसका मतलब कॉफी की इतनी इंटरनल एनर्जी लूज नहीं होगी, ठीक है। कॉफी में इतनी इंटरनल एनर्जी लूज नहीं होगी जितनी हमारे, और क्या कहते, लूज नहीं, कॉफी में इतनी लूज नहीं होगी क्योंकि हमारे पास पूल का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। वाटर एज वाटर मास इज टू मच एज कंपेयर टू कॉफी। वाटर का मास है 2 × 10⁻⁶, 2 इंटू कितना होता था वो, मेगा, 2 मेगा जूल्स। ये कंप्यूटर वालों को पता होगा, ठीक है, 2 मेगा जूल्स, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा होता है, एज इज टू मच एज कंपेयर टू 2 मग। ओके, ये गलत है हमारे पास। द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन योर कंप्यूटर, नो, इट इज डिपेंडेंट ऑन द काइनेटिक एनर्जी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? इंटरनल एनर्जी मैं A2 की डेफिनेशन पर देता हूँ। इंटरनल एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इट इज द सम ऑफ रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम, ठीक है। तो अभी ये सब लिखो कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी, total random, it is the random and it is determined by the state of the system, yes, and it is the sum of random distribution of total kinetic energy and potential energy of molecules in the system, okay। तो हमारे पास ये आ जाएगी ये वाली random distribution, it is the sum of random distribution of total kinetic and potential energy of molecules in the system, okay। तो ये तो गलत बात है। आगे आगे वो क्या फरमा रहा है, आगे वो फरमा रहा है दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ द पूल इज लोअर देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मग। हैं, पूल की इंटरनल एनर्जी कम है मग के, मग का यार टेम्परेचर ज्यादा है, मग का टेम्परेचर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, लेकिन मग में पोटेंशियल एनर्जी कम है या नहीं? यस, ठीक है। एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीजें कम होना, पोटेंशियल एनर्जी कम है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा, कम वॉल्यूम जो है वो कम है मग का एज कम्पेयर टू पूल। तो और जो पूल है उसका टेम्परेचर कम है, दैट सी बात उसने बता दी है ऊपर कि अनहीटेड है, ये देखो उसने बता दी अनहीटेड है, टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी कम, लेकिन पूल की फिर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है क्योंकि पूल का वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए पार्टिकल जो है ज्यादा पूल में जो मॉलिक्यूल्स है वो फार अपार्ट है एज कम्पेयर टू कॉफी। कॉफी में जरा ऐसे होंगे ना, कॉफी में ऐसे होंगे, ठीक है, ऐसे होंगे, सॉलिड नहीं होंगे, बस इस तरह होंगे। जो हमारे पास पूल है उसमें थोड़े से ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा और डिस्टेंस ज़्यादा जो है मग से ज़्यादा होगा, मग में थोड़े से क्लोज ही पार्ट होगा, इसलिए मग जो पोटेंशियल एनर्जी है पूल की वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू मग, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, क्या कहते हैं पूल का। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मग फॉल इट इंटरनल एनर्जी विल डिक्रीज, यस। क्यों इंटरनल एनर्जी डिक्रीज क्यों करेगी? इंटरनल एनर्जी इसलिए डिक्रीज करेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज करेगी तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ने तो सेम रहना है। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी क्योंकि जब आपने गिराया तो उसका टेम्परेचर जो है वो फॉल कर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी तो है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी पहले वाली थी ना, पोटेंशियल एनर्जी जितनी वो पहले थी इतनी थी ना, पहले इतनी थी, अब वो आपका जो है वो पानी में चलेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम रही थी। अब उसने कहा था कि इंटरनल एनर्जी को क्या होगा, इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी सेम रही क्योंकि वो सीधा जो ये चीज़ है ये पानी में चली गई, तो ये जितने जितने दरमियान इनके डिस्टेंस है वो सारा जो है वो पानी में चला गया, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई फर्क नहीं आया, सारा फर्क आया टेम्परेचर में। ये मैंने उल्टा लिख दिया सारा, मैंने यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैंने उल्टा लिख दिया। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारे पास सेम कहाँ गया, हाँ जी। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ, हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। यार अब मैं चलो वो बात नहीं बताता आपको, A2 वाली छोड़ो आप इसको, ठीक है। ये होगी हमारे पास। अब आगे सवाल क्या फरमा रहे हो? हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं द स्टूडेंट मेजर्स द मास ऑफ द वाटर इन, ठीक है, ठीक है, 2 घंटे में, ठीक है। तो कंटेनर इज केप्ट इन अ वार्म रूम, गरम कमरे में इसको रख दिए, ठीक है।
उसको ऐसा करो, आप उसको बाहर धूप पे रख दो, गर्म कमरे में क्यों रख रहे हो। व्हाट इज द मास ऑफ द वाटर चेंज, जो वाटर का मास है वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि वाटर इवेपोरेट कर रहा है। वाटर इवेपोरेट क्यों कर रहा है? क्योंकि इट इवेपोरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट जो है कूलिंग इफेक्ट होता है। और इवेपोरेशन क्या करता है? इवेपोरेशन में मोस्ट काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लीव कर देते हैं द सरफेस ऑफ लिक्विड। हाँ जी भाई, वो क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल? वो कह रहा है 1 kg ब्लॉक एल्यूमिनियम रिक्वायर्स मोर थर्मल एनर्जी, ज्यादा क्यों चाहिए? क्या चाहिए? ज्यादा क्यों? क्यों ज्यादा चाहिए? क्यों चाहिए देखते हैं। टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सी या 1 केल्विन, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सी is equals to change in temperature in Kelvin. ओके, देन आप 1 kg एल्यूमिनियम कॉपर। अच्छा, यह देख लो, पहले मुझे समझ ही नहीं है बात की। हमारे पास ये इक्वेशन होती है, हम अपनी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है वो भी हम यहाँ से लिखते हैं। अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी नीडेड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सी और टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ 1 kg बाय 1 डिग्री सी और 1 केल्विन। अमाउंट, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर से वो आएगा amount of thermal energy needed, yet simple thermal energy needed to change the temperature of an object of 1 kg of an object of a substance of 1 kg by 1 डिग्री सी और 1 केल्विन। ओके, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन भी यहीं से निकलती है। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब उसने कहा है कि मेरे पास मास सेम है, 1 kg है दोनों के देश में, एल्यूमिनियम का भी एक है, कॉपर का भी एक है, टेम्परेचर है 1 डिग्री सी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो चीज है ये है कांस्टेंट, ये क्या है? कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगा C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जितना Q ज्यादा होगा उतना ज्यादा C होगा। Q किसका ज्यादा है? उसने बोला मुझे चाहिए Q जो है एल्यूमिनियम का ज्यादा है, तो एल्यूमिनियम का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। कौन सी होगी? यस, सही बात, इसका है सी। ओके, अब वो क्या कह रहा है? बेटर कंडक्टर, उसने ये हमें कहा ही नहीं। बेटर कंडक्टर तो होता है, अब्जॉर्बर अच्छा है, इमीटर अच्छा है, हीट इमीटर अच्छी करता है, अब्जॉर्ब अच्छी करता है या नहीं, ये तो अभी बात ही नहीं। एल्यूमिनियम से नहीं, गलत, सी था इसका। आगे आओ। अब वो कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ आइस दिस एंड दिस -100 था, एनर्जी सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट। ओके, सही है। एनर्जी सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट का क्या मतलब है? मैं बता देता हूँ। एनर्जी ओवर टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है। तो ये एनर्जी ओवर टाइम किसके बराबर होता है? पावर के, मतलब पावर कांस्टेंट है। सीधी बात है यार, सीधी बात वो करता ही नहीं है ना। एट विच पॉइंट आइस चेंज टू द स्टेट ऑफ वाटर कंप्लीटली एंड स्टेट टू स्टीम। ये क्या होता है? ये होता है आइस। ये क्या होता है? इधर होता है हमारे पास आइस प्लस वाटर। यहाँ क्या होता है? वाटर। इधर होती क्या चीज़ है ये तो बता ही नहीं। यहाँ हो रही होती है मेल्टिंग। स्टेट कन्वर्जन हमेशा जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर में होती है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट या लेटेंट हीट, ठीक है, तो वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर में हमारे पास स्टेट कन्वर्जन हो रही होती है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही होती है। इट कैन बी इंक्रीजिंग इफ ऑब्जेक्ट सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट goes from solid to liquid या liquid to gas, or it can be decreasing if substance या object goes from gas to liquid या liquid to solid। अभी यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है हमारे पास बॉइलिंग कर लो या आप इवेपोरेशन इतनी, हाँ 100 पे इवेपोरेशन तो नहीं ना होती ना, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगी बॉइलिंग, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा क्या? वाटर प्लस स्टीम, और 4 के बाद जो है वो सारा स्टीम में हो जाएगा। स्टीम या वेपर्स भी आप कह सकते हो, ठीक है। स्टीम में कहाँ हो जाएगा? 4 में, और वाटर में कहाँ हो जाएगा? 2 में वाटर में हो जाएगा कम्प्लीटली, और 4 में स्टीम में हो जाएगा कम्प्लीटली। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा डी। वाटर वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एट प्लेन सर्फेस, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ वेव? यार हमेशा ये याद रख लो, ये बच्चे जो है बड़े ही, मैं कहूँ, वो इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। ये देखो, अब मैं एक ऐसा करता हूँ, एक नॉर्मल बना देता हूँ ना।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। अब हम बनाते हैं ग्रीन से लाइन। ये लो, ये रही हमारे पास वेव, ये हमारे पास आ गए दोनों एंगल्स, ये हमारे पास आर आ गया। तो अब ये जो चीज़ है ना, इसमें क्या चीज़ चेंज हुई है, इसमें हमारे पास वी में कोई चेंज नहीं आया, एफ में कोई चेंज नहीं आया, लैम्डा में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज किसमें आया, ओनली चेंज इन डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आया है, ओनली चेंज इन डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन सही है, बाकी में चेंज नहीं आता, बाकी में चेंज नहीं आता, रिफ्रैक्शन में चेंज आता है, उस इसमें चेंज नहीं आता। ओके, तो अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि रे इस पासेस थ्रू विद लाइट कब स्पीड कब डिक्रीज करती है, स्पीड डिक्रीज करती है जब आप लेस डेंस से मोर डेंस में जा रहे हो, ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहे हो। एयर क्या चीज़ है, एयर ग्लास के मुकाबले, रेयर क्या कहते हैं, रेयर बोलते हैं लेस डेंस को। ओके, एयर जो है वो ग्लास के मुकाबले कम डेंस है, ठीक है, क्यों एयर कम डेंस क्यों है, क्योंकि यार ये देखो, इसका अगर मैं एंगल, इसका जो एंगल, अगर ये होती ना वेव, तो ये हमारे पास अगर ये वेव होती, गिलास कम डेंस होता तो ये यहाँ नॉर्मल के करीब आ जाती, लेकिन नहीं, वो सरफेस, एक सरफेस के करीब आ जाती, नॉर्मल से दूर चली जाती, लेकिन वो नॉर्मल के करीब जा रही है, मतलब सरफेस से वो दूर जा रही है, नॉर्मल के करीब जा रही है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के करीब जा रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ग्लास जो है वो ज़्यादा डेंसर है एज कम्पेयर टू एयर, ठीक है, तो हमारे पास ग्लास में जो है स्पीड, इसमें जो है स्पीड डिक्रीज करेगी, इसमें ज़्यादा होगी स्पीड, फिर इसमें स्पीड इंक्रीज करेगी, इसमें भी अब देखो ये चीज़ है इस तरह, ये इस तरह जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ इधर, ये अगर होता तो ये नॉर्मल के करीब चला जाता, लेकिन ये नॉर्मल के जो है, ये चीज़ नॉर्मल है क्योंकि ये नॉर्मल के दूर जा रहा है, हालांकि अगर ये होता तो ये अंदर जा सकता था, इसके करीब चला जा सकता था, लेकिन डेंसर में करीब चला जाता है, रेयर में लेस डेंस में वो दूर चला जाता है, और दूर चला जाता है तब उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती है, लेस डेंस में स्पीड ज़्यादा होती है, मोर डेंस में स्पीड कम होती है, ठीक है। तो अब स्पीड कब डिक्रीज करेगी, जब वो W से X के अंदर जाएगा और जब वो Y से Z के अंदर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, एट विच पॉइंट द स्पीड जो है वो डिक्रीज, स्पीड हमारे पास डिक्रीज कब करेगी, X एंड विच पॉइंट W एंड Y, हाँ जी, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा B। ओके, नेक्स्ट सवाल, हाँ जी भाई, नेक्स्ट सवाल वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं प्लेन वाटर फ्लोज नैरो गैप बैरियर, डिफ्रैक्शन हमारे पास ऑब्जर्व होती है, डिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा कब होती है, जब ये जो लैम्डा है, यहाँ जो लैम्डा है वो यहाँ के बराबर होना चाहिए, यहाँ इसके बराबर है ही नहीं, तो ये है ही चीज़ गलत। देखिए मैं बता देता हूँ कि ये लैम्डा इसके बराबर होना चाहिए, और ये जो स्लिट गैप है ये जो है अप्रॉक्सीमेटली कंपेरेबल होनी चाहिए लैम्डा के, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए, तो अभी ये बराबर नहीं, और ये डिफ्रैक्शन जो है क्या कहते हैं, ये अगर डिफ्रैक्शन होती भी तो इसने ये गलत बनाई हुई है, इस तरह बनती है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा रहेगा, ठीक है, इन दोनों के दरमियान भी डिस्टेंस लैम्डा रहेगा, सेम पहले वाला और आगे वाला जो है वो इक्वल होगा। ओके, इनिशियल लैम्डा जो है हमारे पास फाइनल लैम्डा के बराबर होगा। अब फिर आप क्या कह रहे हैं, बी में हम देखते हैं, हाँ जी, सही लग रहा है, लेकिन लैम्डा बहुत बड़ा है ये वाला, तो ये गलत है, ठीक है, लैम्डा 1 शुड बी इक्वल टू लैम्डा 2, ये मैं लैम्डा 1 क्यों कह रहा हूँ, इनिशियल लैम्डा इज शुड बी इक्वल टू द फाइनल लैम्डा, ठीक है, लेकिन ये जो है इन दोनों के बराबर नहीं है, ये कंडीशन होनी चाहिए, एक ये कंडीशन होनी चाहिए और एक ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, Ax इक्वल ए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा, सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्शन, सबसे ज़्यादा डिफ्रैक्शन होती है तब, कब, जब A इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू लैम्डा, ये सही लग रहा है मुझे, ये सही लग रहा है, ठीक है, ये ठीक है, आ गया, ये रहा A, ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, और ये भी लैम्डा है, और ये भी लैम्डा है, देख लेते फिर भी सही है। इसमें तो भाई लैम्डा 1 जो है वो लैम्डा 2 के बराबर है, और विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू A एज वेल, ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, तो ये डिफ्रैक्शन सही है।
और इसकी जो है ये इस तरह है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। सही डिफ्रैक्शन पैटर्न भी सही है, इसका डिफ्रैक्शन पैटर्न ही नहीं गलत है, तो इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसका ये देखो, इसका ये जो है लैम्डा बड़ा है, इसका लैम्डा छोटा है, ठीक है। इसका जो है ये ए जो है इस लैम्डा के बराबर तो है, लेकिन लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा 2। ऊपर से ये डायरेक्शन पैटर्न ही गलत बनाया हुआ है, तो ये हमारे पास गलत आ जाएगा। आगे आओ, अ रे ऑफ लाइट एंटर द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वेज फ्रॉम एयर, ठीक है। एयर इज रेयर मीडियम, रेयर से अंदर जा रहा है वो ग्लास के, ओके। क्या कर रहा है वो, क्रिटिकल एंगल ऑन द लोअर सरफेस एट अ क्रिटिकल एंगल, अच्छा ठीक है। एंड इज इंसिडेंट ऑन द लोअर सरफेस एट द क्रिटिकल एंगल, क्या मतलब, क्रिटिकल एंगल किधर बनता है, क्रिटिकल एंगल नॉर्मल से बनता है, और ये हमारे पास होता है 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करोगे तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगी, अगर यहाँ भी ज्यादा होगा तो यहाँ से अंदर भी हो जाएगी, यहाँ भी होगा तो यहाँ भी हो जाएगी, होती रहेगी। अगर नहीं होगा तो यहाँ से बाहर निकल आएगी, सिंपल स्टफ। बाय इस तरह नहीं निकलेगी, बाय थोड़ा रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। ये नॉर्मल से पीछे जाएगी, सही है। आ गया, वो क्या कह रहे हैं, मुझे आई और आर बता दो यार। ये आई होता है, ये आर होता है, नॉर्मल से देखना होता है, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा गलत। ये और जो ये चीज है ना सेंट्रीपिटल, क्या कहते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल जो एंगल है वो हमारे पास नॉर्मल के साथ बनता है, हर चीज नॉर्मल के साथ बनानी होती है। आ गया, क्या कह रहा हूँ, ओके। एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ दिस, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ थिन कन्वर्जिंग लेंस, वी कैन सी। ये कन्वर्जिंग लेंस की शक्ल है और ये कन्वर्ज कर रहे हैं, सही है। अब वो कह रहा है स्केल शोज एंड फॉर्म द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल और इन्वर्टेड, ये आप बात याद रख लो, जब रियल इमेज हो तब हमारे पास इन्वर्टेड बनती है, और जब हमारे पास वर्चुअल इमेज हो तो हमारे पास अपराइट बनती है। वर्चुअल या कैमरा वाली जो है कह रहे हैं, ठीक है। अभी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझे फोकल लेंथ बता दो। फोकल लेंथ क्या होती है, जहाँ जो जो हमारे पास जो है बीम जो है वो पास करे एक्स एक्सिस को, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है हमारे पास, हमारी जो बीम है वो एक्स एक्सिस को पास करे, ठीक है। ये तो हमारे पास सेंटर कन्वर्जिंग लाइन के सेंटर से पास कर रहे हैं, ये नहीं हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये वाली, ये जो वर्टिकल वाली है, बट हॉरिजॉन्टल वाली। हॉरिजॉन्टल बीम जो है हमारे पास ये आ रही है यहाँ से, और ये हमारे पास इधर जा रही है, ओके। तो हम ये चेक कर लेते हैं, ये कहाँ है। अब इसने बताया हुआ है 5 सेंटीमीटर जो है वो वन बिग बॉक्स है, ठीक है। तो अब एक बिग बॉक्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, यस। तो 5 सेंटीमीटर इज द इमेज, इमेज है 5 सेंटीमीटर, मुझे लेंथ उसकी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सही है। फोकल लेंथ फाइंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप ये देख लो कि ये जो चीज़ है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इमेज जो है वो 5 तक है, तो इसको माइनस करोगे तो ये हमारे पास 4 तक होगी। क्यों, क्योंकि जो एक चीज़ है ना वो हमारे पास कितने होगा, अगर 10 डब्बे जो हैं वो कितने ले रहे हैं, वो ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर, तो एक डब्बा कितना लेगा, एक्स, एक्स कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर्स, ओके। लेकिन हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, 5 है बस, सही है, काफ़ी है। आगे चलो, टाइम पहले ही कम होता है इस पेपर में। रेडियो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेवलेंथ ऑफ द वेव फ्रीक्वेंसी इज दिस। मुझे वेवलेंथ बताओ, वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा फाइल सही कर दूं, अच्छा कर सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v हमारे पास कितनी होती है, यू मस्ट रिमेंबर इन A2, आपको तो ये भी याद करना पड़ेगा, एस नॉट A2। रेडियो वेव्स या सारी जो EM रेडिएशन है उनकी या तो वेवलेंथ याद कर सकते हो या फ्रीक्वेंसी, लेकिन एक चीज याद करनी पड़ेगी, ओवर व्हाट इज द रेडियो वेव इनटू 2 × 10 की पावर 5 लैम्डा। लैम्डा हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास लैम्डा आएगा 1500 मीटर, ओके। चलो भाई, डी आ गया। A candle, a frame is produced in front of a loudspeaker. लाउडस्पीकर क्या चीज प्रोड्यूस करता है, लाउडस्पीकर प्रोड्यूस करता है साउंड वेव्स। साउंड वेव क्या चीज होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट, उनके पास क्या चीज होती है, उनके पास होती है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है, ये रेयरफैक्शन है, ओके। आ गया, ठीक है। प्रोड्यूस साउंड वेव बिकॉज़ एयर पार्टिकल्स कोऑपरेट, यस वी नो। ये
क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर की वर्किंग है, कंप्यूटर साइंस में आपने पढ़ी होगी पेपर 1 में। अभी आप ठीक है, ये हाँ जी ये पढ़ते हैं। अभी द वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स मेक द कैंडल फ्लेम वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन। यस, ये हमें बताता है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल्स वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन, पार्टिकल्स वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, दे डोंट वाइब्रेट, दे वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, एंड इन ट्रांसफर वेव दे वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर वेव इस तरह ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल जो है वो ऐसे ऐसे ट्रैवल करेंगे, और वे क्या पार्टिकल ऐसे ऐसे ट्रैवल करेंगे, और हमारे पास वेव जो है ऐसे ट्रैवल करेंगे, तो 90 का एंगल बनाएंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल्स बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करेंगे, पैरेलल ट्रैवल करेंगे वेव्स की प्रोपगेशन के। वेव्स सीधी राइट को जा रही है तो हमारे पास पार्टिकल जो है वो भी इस तरह जा रहेंगे बैक एंड फोर्थ टू द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अभी क्या बात होगी, मैंने बता दिया ये लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसफर चाहिए नहीं, ट्रांसफर चाहिए नहीं। क्या लॉन्गिट्यूडनल का ऐसे होता है, नहीं, दे आर वाइब्रेटिंग, पार्टिकल्स वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया सी। ये हमारे पास ट्रांसफर वेव का ये इस तरह बनता है, लेकिन अभी ट्रांसफर वेव नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल का नहीं है, ये नहीं है। ट्रांसफर वेव का ऐसे बनता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मुझे बताओ, इन विच पोजीशन डज द मैग्नेट, मैग्नेट की सबसे ज्यादा कब होती है, सबसे ज्यादा मैग्नेट की होती है पोल्स पे। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कब होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कब होती है, पोल्स पे होती है। सबसे ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पोल्स पे। क्यों, क्योंकि वहां जो लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट। ओके, तो हमारे पास आएगा ए। क्या कह रहा है वो, देयर इज अ करंट इन 60.60 एम्पियर इन अ क्लोज सर्किट, हाउ मच चार्ज ऑफ अ पॉइंट इन सर्किट 2.5 मिनट्स पे। करंट कांस्टेंट है ना, तो हम ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं। ये इक्वेशन कब लगती है, जब करंट कांस्टेंट हो। v स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम कब लगता है, जब स्पीड कांस्टेंट हो। ये बात A2 में आके आपको और अच्छी तरह पता लगेगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम वाली स्पेशली। तो 0.60, ठीक है, टाइम कितना है 2.5, 2.5 को हम करेंगे मिनट सेकंड में, क्यों आएगा, क्यों हमारे पास कितना आएगा देख लेते हैं। 90, 90, 90, ओके आ गया। टू यार, जूल्स पर कूलम किसका यूनिट है, ये किसकी डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस की या ईएमएफ की। तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल्स। चार्ज का क्या होता है, कूलम, कूलम इज एन एसआई यूनिट, जूल इज एन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होते हैं, वो उनका अलग चैप्टर है, एक बाकायदा है, इसमें पहला चैप्टर है वो। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का और ईएमएफ का यूनिट है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, चार्ज का नहीं है, चार्ज का नहीं है, चार्ज का नहीं, एनर्जी का भी नहीं है। सही है, आओ। A copper wire is placed in an electrical circuit and its resistance is measured. The wire is then replaced with a second copper wire with twice the length and a quarter of the diameter. ये क्या बात की है, समझ नहीं आई, इसलिए हम जरा इसको बना लेते हैं, जगह हमारे पास है, आ जाओ बना लेते हैं। ठीक है, पहले हमारे पास होता है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर वायर का। हम बड़े हो गए हैं, हम अब छोटे बच्चे नहीं है, तो हम इस तरह करते हैं, डी ओवर टू डायमीटर ओवर टू, उसने डायमीटर की बात की है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई डी ओवर टू का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा पाई डी स्क्वायर ओवर 4। ये आ जाएगा रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर ओवर 4। ये आ जाएगा 4 रो एल ओवर पाई डी स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास आर की इक्वेशन। ओके, अब उसमें चीज कांस्टेंट क्या है, उसने कहा है कि मुझे एक सेकंड कॉपर वायर, कॉपर वायर, कॉपर वायर क्या है, तो मतलब रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। क्या चीज है, कांस्टेंट। लेंथ ट्वाइस है, डायमीटर क्वार्टर है। क्वार्टर कितना होता है, आधे का भी आधा, आधे का भी आधा क्या होता है, पहले एक का आधा कर लें, ठीक है, एक का आधा होता है 0.50, उसका भी आधा करना है, उसका आ जाएगा 0.25।
ठीक है, या इट इज 1/4, जिसको हम कहते हैं 1/4। ओके, 4 ρl हमारे पास जो है क्या चीज कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, निकाल लो इन सबको बाहर। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर डी स्क्वायर। वाओ 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 वाओ, एल ओवर डी स्क्वायर। तो अब मैं एक रिलेशनशिप बना लूं, कैसे, ऐसे L1, ओ क्या कर रहा हूं मैं, ये हो गया, L1 इज इक्वल टू R2D2 स्क्वायर ओवर L2। उसने कहा है मुझे R1 और R2 की रेशो बता दो, और सेकंड उसका लेंथ उसकी 2L कर दिया, डायमीटर 0.25 कर दिया। आ जाओ फिर, अब मैं R1 और R2 की रेशो कर देता हूँ। R1 ओवर R2 इज इक्वल टू DL1 ओवर L2 इंटू D2 स्क्वायर ओवर हाउ मच इज इट, कितना है D1 स्क्वायर, L1 कितना है हमारे पास 1, उसने लेंथ 2 दूसरे की ट्वाइस कर दी थी, इनटू हाउ मच, ट्वाइस कर दी थी दूसरे की, इसलिए हमने उसकी वो कर लिया। D1 कितना है, D1 हमारे पास है D1 का स्क्वायर, D2 कितना है, इधर आ जाओ, ध्यान से करना है। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 0.25 D। तो ये D, ये D1 आएगा, पुराने D का लेना है। तो ये D और ये D कट जाएगा, D स्क्वायर ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बल्कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ यार, कंफ्यूज कर दूंगा मैं। D1 ओके, तो ये कितना बनता है, ये बनता है 0.5, 1/2 0.5 होता है, इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू D स्क्वायर ओवर D1 स्क्वायर, यहाँ भी D1 है, तो ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0.5 को 0.25 से करो, 1/32, क्या मतलब, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू 1/32। ये इस तरह की रेशो बन जाएगी, R1 रेशो R2 इज इक्वल टू 1/32। तो यही पूछी थी, डी आंसर है। हैवी सवाल, विच कंटेन द ऑर्डर सीरीज ऑन फिक्स्ड रजिस्टर, इट इज सी। ये LDR है गलत, ये हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर है गलत, और ये हमारे पास थर्मिस्टर है गलत। ये डायोड है सही है, लेकिन ये हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर, उसने फिक्स रजिस्टर की बात की है, ये सही है। सेल की बात की थी ना, सेल की तो बात ही नहीं की, बस सही है। आओ, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है द रजिस्टर एक्स हैज ट्वाइस द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर वाई। अच्छा ठीक है, इसकी 2R है, इसकी R है। अच्छा ठीक है, स्टेटमेंट अबाउट द सर्किट इज करेक्ट। करंट सेल एक्स इज ग्रेटर, करंट कैसे ग्रेटर हो सकता है, क्योंकि इधर जो ये, इसको मैं कह देता हूँ 3, ठीक है, ये जो 3 है, EMF सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है पैरेलल में सेम रहते हैं। तो हमारे पास V इज इक्वल टू IR, क्या V हमारे पास कांस्टेंट है, सेम है, चेंज तो नहीं हो रहा, नहीं सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं। तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अगर R X का ज्यादा है, जो कि है, तो करंट X में कम होगा, ठीक है। तो ये गलत बात है, करंट इन X इज ग्रेटर देन करंट इन Y। क्या, नहीं मैंने गलत बात पढ़ दी है, मैंने क्या पढ़ लिया, मैंने ये नीचे कर लेना है, ये नीचे करना है, ये इधर आओ। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल X इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल गलत। द करंट इन सेल X इज ग्रेटर देन, यस, क्योंकि पैरेलल में, इसको मैं कह देता हूँ IT, इसको मैं कह देता हूँ I1, इसको मैं कह देता हूँ I2। तो ये हमारे पास टोटल क्या बन जाएगा, पैरेलल में टोटल हमारे पास हो जाएगा I1 प्लस I2। सीरीज में जब होता तो यहाँ प्लस की जगह आ रहा होता इक्वल अभी, और पैरेलल में वोल्टेज के साथ क्या होता है, वोल्टेज के साथ होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम कहते हैं वो होता है V1 इज इक्वल टू V2। ओके, आगे आओ।
तो क्या फरमा रहे हैं, वो फरमा रहे हैं 4 ohm resistor and an 8 ohm resistor connected in series with a power supply. The voltmeter connected across the 8 ohm resistor reads 36 volt. What is the voltmeter reading when it is connected across the 4 volt? The voltmeter it is saying कि सीरीज में है, सीरीज में हमारे पास करंट सेम रहता है, इसको हम लिख देंगे करंट इज सेम। तो जो एक में करंट है वही दूसरे में करंट है, जो एक में चार्ज है वही दूसरे में चार्ज है। एक में करंट क्या है, कनेक्टेड अक्रॉस 36 वोल्ट और 8 ओम रजिस्टर है। ठीक है, मैं करेक्ट ये बना देता हूँ ना, ये हो गया एक और एक ये हो गया। ठीक है, 8 और 36 है, पहले हम 8 का बना लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, फिर हम 4 का बना देंगे। ठीक है, 8 का करंट क्या है, 36 वोल्ट है, तो इसके हम वो कर सकते हैं, सीरीज में वो चीज़ ऐड होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ऐड होते हैं, लेकिन हम करंट निकाल सकते हैं, करंट जो है वो तो सेम रहेगा। तो ठीक है, तो करंट क्या है 36, आर क्या है 8, तो करंट कितना आ जाएगा, करंट हमारे पास आएगा, कैलकुलेट करेंगे हमारे पास करंट कितना आएगा, देख लेते हैं। हाउ मच इज द करंट, 4.5 इज द करंट। जो करंट यहाँ से पास कर रहा है वही करंट यहाँ से पास करेगा, सेम अमाउंट ऑफ करंट। ये कितना रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रजिस्टर है, ये भी 4 ओम का रजिस्टर है, उसने वोल्ट चाहिए, करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए उसे, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए दूसरे में, तो हमारे पास आ जाएगा करंट V इक्वल टू आई आर 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 ओम 18 वोल्ट 18 वोल्ट 18 वोल्ट 18 volt is the answer. B is the answer. A metal is placed inside a magnetic field in which direction should be moved so that इसको हम करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, मैं बना देता हूँ। आपने अपनी क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, अपनी ये राइट फिंगर को इस तरह कर लेना है। ओके, ये हमारे पास है इसकी इंडेक्स फिंगर क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर हमारे पास जो मिडल फिंगर है वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी। ठीक है, ये क्या बन गया, ठीक है ये ठीक है, ये हमारे पास मिडल फिंगर आ जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगी मिडल फिंगर, ये मिडल फिंगर यहाँ राइट हैंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हमारे पास मिडल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हमारे पास मिडल फिंगर रिप्रेजेंट कर रही होती है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट नहीं लिखना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो ये आएगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन of induced current। ओके, वो करंट जो पैदा हुआ है, वो करंट जो जनरेट हुआ है, ठीक है, इंड्यूस का ये मायने होता है, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, जो हम मूव कर रहे हैं फोर्स, वो हमारे पास होगी आउटवर्ड्स, इस तरह होगी हमारे पास, इस तरह होगी। ठीक है, ये हमारे पास, हाँ जी, ये आप करोगे तो हमारे पास ये आएगा थंब। ओके, ये हमारे पास थंब क्या आएगा, ये आएगी फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, इधर इंड्यूस फोर्स की बात नहीं कर रहा, वो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स या मोशन। ओके, ठीक है, ये जरा मैं बेहतर बना लूँ, ये क्या मैंने बना दिया थंब यार। ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये हो गई, फिर हमारे पास थंब जो है आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा, हाँ जी सही है। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा थंब। ओके, तो ये हमारे पास आएगा आउट ऑफ द पेपर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। आप बनाओगे तो आपके पास क्या कहते हैं, ये आपकी तरफ आएगा, आपके मुंह की तरफ आएगा, क्या कहते हैं टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपके पास आएगा। ठीक है, आपके फेस को पॉइंट कर रहा होगा ये। ठीक है, क्या आ जाएगा आगे, पास क्या आता है, डायग्राम शोज अ बेसिक एलिवेटर मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द फीचर। एक्स क्या होता है, कॉइल। बी आ गया आंसर। वाई ब्रशेज होता है, हाँ जी। जी होता है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, सही बात है, आ गया हो। टू ट्रांसफॉर्मर पी एंड क्यू, अच्छा ठीक है। On their primary coil, their secondary coil, both transformer 100% efficient. The secondary transformer P is connected to primary transformer Q. Yeah, to the primary current Q provides the secondary of transformer P. अच्छा ठीक है, ओके, पहले मतलब P है, हाँ जी सही है। आओ ट्रांसफॉर्मर बना दें। ये हमारे पास ये हो गया एक, ये हो गया दूसरा। ठीक है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक है, आओ अब उसने कहा है कि वो ट्रांसफॉर्मर्स
अब हम देख लेते हैं, इधर से हम एक तार फेंक देते हैं, ठीक है, यहाँ से आ गई एक तार, ठीक है, ये हो गई एक। इसमें कितनी टर्न्स है, इसमें एन पी इनिशियल मैं कह देता हूँ कितनी है, हाउ मच इज इट, 2000। ओके, इधर क्या कर लेते, इधर भी हम बना लेते, इधर कितनी है 1000, 1000 कितनी है 1000 किसके बराबर है, एन पी फाइनल, ठीक है। और इधर हम बना लेते हैं, इसको हम बना लेते हैं ब्लू से, ठीक है, ये हो गया, ये भी कितनी है, एन क्यू फाइनल, ये कितनी बराबर है 2000 के, उसने बताया ना, क्या बताया वैसे, देखते हैं। उसने बताया बोथ ईच हैव टर्न्स 2000 इन देयर प्राइमरी कॉइल्स एंड 1000 ऑन देयर सेकेंडरी कॉइल्स। अच्छा ठीक है, इसके भी 1000 है। बोलो ट्रांसफॉर्मर दो बोथ ट्रांसफॉर्मर है 100% एफिशिएंट, करंट सेम है, कोई लॉसेज नहीं है, मतलब कोई पावर लॉसेज नहीं है, कोई करंट लॉसेज नहीं है, कोई हीट लॉसेज नहीं है। द सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर पी, ये इसलिए है क्योंकि लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर अभी जो एडी करंट्स को क्या कहते हैं रिड्यूस कर देती है। अभी क्या हीट लॉसेस पावर लॉसेस को एडी जो आयरन कोर में जो हो रहे होते हैं उनको कम कर देती है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर पी इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी ऑफ क्यू। अच्छा मतलब इसको हमने कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास रेड से कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया इसको, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। ओके, अब और फिर वो कह रहा है कि मैं करंट की बात कर लेता हूँ, अभी 1000 वहां बना दूँ, ठीक है, यहाँ हो गया, ये हो गया हमारे पास एन क्यू फाइनल इज इक्वल टू कितना, सेम 1000। अब मैं ये भी बता दूं कि करंट क्यू फाइनल कितने बराबर है 0.2 एम्पियर के। अब मैं ये अपनी जो इक्वेशन है ट्रांसफॉर्मर्स की सबसे जरूरी, एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू, कहाँ गए हो, एन पी ओवर एन एस इज इक्वल टू वी पी ओवर वी एस विच इज इक्वल टू आई एस ओवर आई क्यू, ठीक है, ये हमारे पास बन गई। आ गया, Q provides a motor with a current of 0.20. What is the primary? प्राइमरी में मुझे बताओ ट्रांसफॉर्मर, वो कह रहा है इधर करंट क्या है। अच्छा ठीक है यार, मैं अगर ये बना लूं एन, मैं ये बता देता हूं कि एन पी आई ओवर एन पी एफ इज इक्वल टू वी, बल्कि मैं करंट की बात करता हूँ ना, ऐसे क्यों कर रहा हूँ, हाँ करंट की बात करते हैं, करंट इन पी एफ ओवर करंट इन पी आई, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2/1। तो मतलब जो पी एफ में जो फाइनल करंट है, जो पी एफ में जो फाइनल करंट है वो 2 करंट इनिशियल के बराबर है। अच्छा ठीक है, इधर जो है वो डबल है करंट इसके बराबर, जो यहाँ करंट है ना, फर्स्ट करो यहाँ आई है तो यहाँ आ जाएगा 2i। ओके, अब फिर दोबारा वो कह रहा है यहाँ फिर दोबारा वही चीज़ आनी है, तो इसको हम फिर दोबारा लिखते हैं कि अब ये कह रहा है कि एन क्यू आई ओवर एन क्यू एफ is equals to how much, 2/1 which is equals to how much, current in PF, current in QF, current in QF क्या है 0.2 के बराबर ओवर current in PI, current in PI, ठीक है, current in PI नहीं, current in QI, QI, ठीक है। तो अब current in QI क्या है, इसके बराबर हो जाएगा, current in Q आ जाएगा 0.2/2 के बराबर, ओवर 2 के बराबर। ओके तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.2/2 के बराबर, क्या आ जाएगा 0.1। अब जो करंट इन क्यू आई है वही हमारे पास करंट इन पी आई है, तो 0.1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं उधर इनिशियल का है ना, हाँ ठीक है, तो 0.1 को हमने 2 से डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास आएगा 0. ठीक यार, ये बताता हूँ मैं ये बात कर रहा हूँ कि करंट इन पी एफ इज इक्वल टू करंट इन कितना आ गया, करंट इन क्यू आई। क्यों यार, देखो जो इधर करंट है ना, जो यहाँ करंट है, करंट इन क्यू आई, वो ही करंट इन पी एफ आई है, वही करंट इन पी एफ है, ये पी ये है, इसको हम पी बोल रहे थे, इसको हम क्यू बोल रहे थे, ठीक है, इसको हम आई बोल रहे हैं, इसको भी हम आई बोल रहे हैं, इसको हम एफ बोल रहे हैं, इसको हम एफ बोल रहे हैं। प्राइमरी को मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ, आई से डिनोट कर रहा हूँ, और सेकेंडरी को एफ से, ठीक है। तो जो इधर करंट है ना वही इधर करंट है, ठीक है, जो इसके फाइनल में जो करंट है, सेकेंडरी में जो करंट है, और इसके जो इनिशियल में करंट है, प्राइमरी में करंट है, वो दोनों सेम है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास कितना आ गया
0.1 था हमारे पास इसकी इनिशियल में, इसकी प्राइमरी में, तो अब यही हमारे पास इसके बराबर होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.1 इज इक्वल टू 2/(x). x हमने ढूंढना है, x हमारा आंसर है, तो 0.1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.05 एम्पियर। ठीक है, ये हैवी सवाल है, बहुत हैवी सवाल है। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा डी पार्ट, बड़ा ही हैवी सवाल। द अल्फा पार्टिकल्स आर डायरेक्टेड एट ए मेटल फॉयल। उनको एक मेटल फॉयल में आप मारते हो, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं मुझे बताओ कि मोस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू द कॉइल, ये है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, गीगर मार्जिन एक्सपेरिमेंट जो है। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द कॉइल विद लेटर चेंज, हाँ जी हमें पता है। स्मॉल पोर्शन जो है वो स्कैटर्ड बैक होते हैं, हाँ जी। इसका एविडेंस क्या कहता है, इसका एविडेंस जो है वो हमें ये बताता है कि न्यूक्लियस का जो है ना वो साइज बहुत स्मॉल है। न्यूक्लियस टू स्मॉल। फिर वो क्या कहता है, फिर वो कहता है उसके बाद जो चार्ज है ना वो होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। फिर उसके बाद ये कि मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम is concentrated is concentrated at the nucleus। ओके, ये तीन बातें। इसकी बात इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज सेंटर्स वेयर मच स्मॉलर इन साइज एंड विद लिटिल, नहीं गलत, नेगेटिव गलत। इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज सेंटर मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एटम बट विद मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, ये बात हुई ना, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और एटम कंटेनिंग स्मॉल नेगेटिव चार्जेस, ये बात सही है लेकिन हमने ये तो बात की नहीं है, ये तो इसे प्रूव ही नहीं हुई थी ये बात वाली। अब विद अल्फा पार्टिकल्स कंपेयर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा एंड बीटा। Alpha particles are less penetrating, yes, because alpha has less ionizing, alpha are most ionizing. Alpha particle less penetrating and beta because alpha are more ionizing, yes. Alpha are most penetrating नहीं, gamma are more penetrating, सबसे ज्यादा वो penetrate करते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। आगे आओ, which of alpha decay is correct? Okay, alpha decay बना लेते हैं, फ्लोरीन 18 का बनाते हैं। X कितने, 4 ऊपर से गए, 14, 2 नीचे से गए, 7 प्लस अल्फा 2 4 प्लस गामा 0 0। गामा क्यों होता है, एनर्जी रिलीज होती है, E इक्वल टू mc², A2 में जाके पढ़ोगे। द न्यूक्लियस लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ये कब हुआ, 2 प्रोटॉन लूज होते हैं और 2 न्यूट्रॉन यूज होते हैं, यस 2 प्रोटॉन यूज होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन 18 का जो है वो 2 प्रोटॉन लूज कर रहा होता है और क्या कर रहा होता है, 2 न्यूट्रॉन लूज कर रहा होता है, क्योंकि 4 - 2 = 2, तो 2 ही न्यूट्रॉन लूज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। न्यूक्लियस ऑफ चेंज टू डायरेक्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सही बात। द न्यूक्लियस डज नॉट डिकेय अंटिल, ये कब, हाफ लाइफ की कहाँ से बातें आ गई, ये कहाँ आ गई बातें, हाफ लाइफ की तो बात ही नहीं है। एन एक्सप्लोजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर स्प्रेड द आइसोटोप कैसियम, अच्छा ठीक है। आफ्टर 90 ईयर्स यू हैव पास्ड द क्वांटिटी ऑफ प्रेजेंट इज 12.5%, अच्छा ठीक है। व्हाट इज हाफ लाइफ, पहले हम इसको वो वाला निकाल लेते हैं। 100 से डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास आया 50। ये कितनी होती है, ये होती है 1 हाफ लाइफ, ये होती है 1t/2, ठीक है। तो ये अब इसको हमने फिर डिवाइड किया 50 से, डिवाइड बाय 2 किया, डिवाइड बाय 2 किया, हमारे पास आया 25। फिर हमने डिवाइड बाय 2 किया, ये हमारे पास आ गया 12.5। ये कितनी होती है, ये आ गई फिर अगेन 1 हाफ लाइफ, ठीक है, ये 1 हाफ लाइफ। फिर हमारे पास इस प्रोसेस को भी हम कह देंगे 1 हाफ लाइफ। तो कितनी दफ़ा हुआ है, और ये हमारे पास 1 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ है, 3 हाफ लाइफ्स। टोटल टाइम कितना है 90। तो हम हाफ लाइफ को ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, एक हाफ लाइफ को अगर हम टोटल हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई करें जो कि n है, तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो एक तो देखो हमारे पास अभी कितनी है, 3t1/2 = 90। तो t1/2 = 90/3 विच इज इक्वल टू कितने, 30 घंटे। 30 घंटे की एक हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ क्या होती है, टाइम टेकन फॉर एन एक्टिविटी या फॉर ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या फॉर द काउंट रेट ऑफ अ सैंपल टू हाफ। ओके, तो ये आ गया इसका सी
डी सी 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 आई एस। विच ऑब्जेक्ट राउंड्स अवे द इलिप्टिकल ऑर्बिट, प्लैनेट ऑर्बिट, गैलेक्सी ऑर्बिट नहीं करता, रेड जाइंट नहीं करता, मून जो है वो प्लैनेट को ऑर्बिट कर रहे होते हैं। ओके, और प्लैनेट हो सकता है या कॉमेट भी हो सकता है। ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट सन इज करेक्ट? न्यूक्लियर रिएक्शन इज मेनली रेडियो माइक्रो, नहीं गलत, इट इज इंफ्रारेड। हीट रेडिएशन जो है वो इंफ्रारेड होती है, जो हम येलो कलर की जो देख रहे होते हैं या येलो कलर की देख रहे होते हैं, और आसमान को जो नीला देख रहे होते हैं वो होती है विजिबल की वजह से। आसमान जो नीला सुबह आ रहा होता है वो विजिबल लाइट सूरज दे रहा होता है, और रात को शाम मगरिब के वक्त जब लाल आ रहा होता है आसमान, वो हमारे पास हो रहा होता है, इसकी वजह से वो होती है हमारे पास वो लाल लाइट अब ज़्यादा वो हो रही होती है, वो होती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, इसको कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट का अपना स्प्रेड आउट होना अपने 7 कलर्स में। व्हाइट लाइट होती है पॉलीक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, वो अपने मोनोक्रोमेटिक लाइट्स में वो स्प्रेड आउट हो जाती है, उसमें तब हमारे पास सुबह के वक्त ब्लू आसमान जो है वो ब्लू नजर आ रहा होता है, क्योंकि तब ब्लू लाइट ज़्यादा स्प्रेड हो रही होती है एज कम्पेयर टू बाकी लाइट्स। ठीक है, विजिबल, और दूसरी होती है फिर अल्ट्रा वायलेट। ओके, तो ये गलत बात है। सन इज पावर फ्यूजन गलत। सन या कोई भी स्टार इज पावर बाय फ्यूजन। फ्यूजन किसमें? हाइड्रोजन का हीलियम में होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस, यस 100% करेक्ट। हबल्स कांस्टेंट है, उसने डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी दिया हुआ है, उसने रिसेशन स्पीड भी दी हुई है, स्पीड ऑफ रिसेशन, हाँ जी ठीक है, स्पीड ऑफ दैट गैलेक्सी मूविंग अवे, हाँ जी सही है। तो v इज इक्वल टू एच नॉट ओवर एच नॉट इंटू डी। v कितना है? 5.2 इंटू 10 की पावर 3 ओवर 2.5 इंटू 10 की पावर 21। वेयर इज इट? हाँ जी, कितना हमारे पास आया? ये हमारे पास आया 2.1 इंटू 10 की पावर -18 पर सेकेंड। क्या हो गया मुझे? पर सेकेंड। ओके, ये हमारे पास आएगा आंसर, बी आंसर है। ठीक है, ये हो गया सारा पेपर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।